महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजे एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाने की ओर इशारा कर रहे हैं। जहां हरियाणा में क्लियर कट एकदम साफ बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने जा रही, वहीं महाराष्ट्र में भी बीजेपी सबसे बड़ी और बेहतरीन पार्टी के तौर पर उभरी है और यहां पर भी सरकार बीजेपी का बनना लगभग तय है। पूरी तरह से बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने के आसार यहां पर भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह कि जिस ग्रोथ को लेकर और जिस विकास को लेकर ये चुनाव लड़े गए थे, क्या इन नतीजों से एक बार फिर से बीजेपी को वो ताकत मिलेगी? क्या नरेंद्र मोदी को वो ताकत मिलेगी कि वो बड़े फैसले ले सके, इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक पर ला सके और साथ ही कई सारे और रिफॉर्म्स लाने हैं हिंदुस्तान में, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या ये चुनाव के नतीजे सहायक सिद्ध होंगे? इस पर हमारी एक खास चर्चा है। अगले एक घंटे में हमारे साथ कॉर्पोरेट्स का और बाजार के दिग्गजों का पूरा पैनल है। हम शुरुआत करेंगे हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी के साथ। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर एके भट्टाचार्य साहब और साथ ही वीडियोकॉन के सीएमडी वेणुगोपाल दूत साहब भी। आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। हीरानंदानी साहब, पहला सवाल आपसे लेना चाहता हूं। जिस तरह के नतीजे आए, क्या कहेंगे आप? जो लोकसभा चुनाव में एक तरह से बीजेपी को साफ बहुमत देने की रणनीति जो बनाई थी मतदाताओं ने, भले ही यहां पर साफ बहुमत नहीं दिखाओ, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये नतीजे काफी हैं मूड बरकरार रखने के लिए? मेरे अंदाज से ये नतीजा नॉट ओनली अच्छा है लेकिन फायदामंद रहा है। इसका कारण यह है कि स्टेट हमारे जो मुंबई कॉरपोरेशन है वहां शिवसेना की लीडरशिप रही है। स्टेट में सिर्फ बीजेपी आ जाती तो एक मतभेद रहता और एक झगड़ा रहता कि स्टेट सरकार में बीजेपी है और यहां शिवसेना है, तो हमेशा ये जो पहले से जैसे मतभेद रहते थे और वो एक दूसरे को दोषी ठहराते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ तो उसका कारण क्या? कॉरपोरेशन कहते थे कि ये है कि सरकार कहती थी केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर है। तो मेरे अंदाज से जैसे ये मिलीजुली सरकार बन जाएगी और कॉरपोरेशन, स्टेट और सेंटर एक ही हो जाएंगे, मुंबई शहर के लिए और महाराष्ट्र के लिए जो प्रगति करना चाहते हैं उसमें प्रगति ज्यादा होगी, कम नहीं होने वाली। भट्टाचार्य साहब, आपको क्या लगता है जो नतीजे आ रहे हैं, जहां हरियाणा में साफ तौर पर बहुमत है, महाराष्ट्र में भी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीजेपी सरकार बनाएगी, लेकिन एक क्लियर कट बहुमत से बीजेपी थोड़ी सी दूर जरूर रही है। लेकिन क्या कहना चाहिए, क्या इन नतीजों को कॉर्पोरेट इंडिया के लिए, बिजनेस के लिहाज से, बाजार के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से क्या एक सेटिस्फाइड रिजल्ट मानते हैं आप? देखिए, दो चीज कहूंगा मैं इसके बारे में। पहली बात तो ये है कि जो सारे जो रिजल्ट्स जो आए हैं या जो लीड्स जो आए हैं वो ये दर्शाता है कि मोदी जी और भी सबल हो गए हैं और भी स्ट्रांग हो गए हैं। पर जिस तरह से इनकी पार्टी ने अलायंस पॉलिटिक्स को ट्रीट किया, उससे लग रहा है कि पार्टी वीक हो गई है, पार्टी थोड़ा दुर्बल हो गई है। क्योंकि अगर आप देखें जो एक बीजेपी की जो अलायंस पार्टियों के का जो ट्रीटमेंट जो था वो लोकसभा इलेक्शन के बाद थोड़ा उनका रुख बदल गया था और उनकी अलायंस पार्टीज की जो ट्रीटमेंट जो थी उसमें काफ़ी एक अंतर आया था। और मुझे लग रहा है कि ये पार्टी की जो अप्रोच है अलायंस पार्टी पार्टनर्स की तरफ, ये थोड़ी बदलनी पड़ेगी। 2 साल बाद पंजाब में इलेक्शन आएंगे, उनका अकाली दल के साथ उनका जो रुख जो है वो बदलना पड़ेगा, इनका जो शिवसेना के साथ जो है इनका रुख वो बदलना पड़ेगा। तो एक तो ये एक क्लियरली एक मैसेज आ रहा है कि मोदी साहब उन्होंने जिस तरह से उन्होंने कैंपेनिंग किया, जिस तरह से वो हरियाणा में 10-15 मीटिंग अटेंड किए, जिस तरह से उन्होंने 30 मीटिंग अटेंड किए महाराष्ट्र में, ऐसे कोई प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्टेट इलेक्शन में इतना टाइम नहीं उन्होंने दिया इलेक्शन कैंपेन में। उसको देखते हुए मोदी जी और भी सबल हो गए हैं, पर पार्टी की जो अलायंस पॉलिटिक्स है उसमें जरा कमियां नजर आई हैं। आप जो इकोनॉमिक अर्थनीति की जो बात कर रहे हैं, जो सेंटर की जो डिसीजन जो कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इस नतीजे के बाद सेंटर को अब अपनी जो देश की जो अर्थनीतिक जो नीतियां जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग लिस्ट में हैं।
उसमें जो लेजिस्लेटिव चेंजेस जो हैं वो बहुत डिफिकल्ट हैं। मेरे ख्याल से राज्यसभा का अगर जब तक ना कॉम्पोजिशन 2016 के पहले नहीं बदलने वाला, ये इलेक्शन के बाद भी 2016 के बाद ही राज्यसभा का कोई जो पैटर्न जो है जिसमें बीजेपी की जो एक बहुमत मिलनी चाहिए राज्यसभा में, वो सारे लेजिस्लेटिव चेंजेस के लिए 2016 तक को हमें रुकना ही पड़ेगा। तो अगर 4-5 जो मेजर लेजिस्लेटिव चेंजेस जो हैं उसका समय मेरे ख्याल से अभी नहीं आया है, तो उसके लिए देश की अर्थनीति को, देश के मार्केट को, देश के इन्वेस्टर्स को 2016 तक वेट करना पड़ेगा। पर काफ़ी जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं, जैसे हमने कल देखा कि ये डीजल दाम की जो डीकंट्रोल कर दिया गया या गैस प्राइस का बढ़ावा दिया गया है, सो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस और भी आएंगी और काफ़ी डिसीजन ली जाएंगी। पर बिग बैंग लेजिस्लेटिव रिफॉर्म जिसे हम कह रहे हैं कि लैंड, लेबर, आपकी जो इंश्योरेंस सेक्टर या जीएसटी की बात कर रहे हैं, उसको लेकर मेरे ख्याल से बीजेपी को और भी एक अंतर चिंतन मनन करना चाहिए, जिससे कि किस तरह से वो और जो पार्टी जो हैं, अलायंस पार्टनर्स हैं, अलग बाहरी जो पार्टी ऑपोजिशन, उनके साथ बातचीत करने के बाद वो लेजिस्लेटिव चेंजेस को और भी बढ़ावा दें और जल्दी इंप्लीमेंट करने की सोचें। उसी से मेरे ख्याल से देश की अर्थनीति के ऊपर कोई अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। बिल्कुल, यानी कि जो कुछ भी तुरंत फैसले लिए जाने हैं, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं, वो शायद जल्द होते हुए दिखे, लेकिन बड़े रिफॉर्म्स 2016 में जब राज्यसभा में भी इलेक्शंस के बाद जो कुछ विधानसभा की जो इलेक्शन अभी हो रहे हैं, उसके बाद राज्यसभा की जब कॉम्पोजिशन बदलेगी, उसके बाद शायद बड़े बिग बैंग रिफॉर्म्स होते हुए दिखे। लेकिन शामिल करता हूं यहाँ पर वीडियोकॉन ग्रुप के सीएमडी वेणुगोपाल धूत साहब को, जो कि महाराष्ट्र से ही हैं, अहमदनगर से हैं। धूत साहब, स्वागत है आपका भी। चूंकि आप इसी धरती से हैं, आपकी काफी गहरी पकड़ भी है। 25 साल बाद किसी एक पार्टी को महाराष्ट्र में 100 सीट से ज्यादा मिली है और पहली बार बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है। महाराष्ट्र का मतदाता का मूड क्या देश की राजनीति के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट का समन्वय देखना चाहता है? समन्वय देखना चाहता है नहीं, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। खाली एक है कि महाराष्ट्र की जनता परिवर्तन चाहती है, हरियाणा की जनता भी परिवर्तन चाहती है, क्योंकि 15 साल तक एक ही सरकार, एक ही पार्टी का चल गया, तीन टर्म्स आए। 4th टर्म आना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करना पड़ता है। मतलब ये तीनों टर्म में प्रेजेंट सरकार ने इतना अच्छा काम नहीं किया, इसलिए चेंज हो रहा है। चेंज महाराष्ट्र में इसलिए जरूरी है कि महाराष्ट्र बहुत सालों से नंबर 1 स्टेट करके इंडिया में था, और वो बॉम्बे होने के कारण, फाइनेंशियल कैपिटल यहाँ होने के कारण महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत जल्दी होता था और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत जल्दी तैयार हो रहे थे। पर पिछले कुछ 5-7 साल में यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया। तो अब जो नई सरकार आएगी वो सब ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ये जो मेन काम होते हैं इस पे ध्यान देंगे और महाराष्ट्र की डेवलपमेंट अच्छी होगी और महाराष्ट्र फिर से सुपर नंबर 1 स्टेट कहलाया जाएगा। यहाँ पे जो परिस्थिति है कि यहाँ बिजनेसमैन लोग बहुत ज्यादा है, बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेज यही है, बैंकिंग सेक्टर यहीं पे है, तो इसका उपयोग करके महाराष्ट्र को आगे ले जाने के लिए कोई तो भी बड़ी ताकत चाहिए थी। सेंटर में भी और स्टेट में एक ही सरकार हो तो अच्छी होती है। फिर भी आप ये भी देखिए कि सेंटर में सरकार ने, मोदी जी ने आते ही बहुत अच्छे काम कर दिए। करंट अकाउंट डिफिसिट ठीक हो रहा है, फिस्कल डिफिसिट ठीक हो रहे हैं, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ रहा है। तो उनको अब स्टेट की भी सहायता चाहिए, तो स्टेट भी अगर सेंटर के साथ में आ रहे हैं, दोनों स्टेट हरियाणा और महाराष्ट्र, तो ये देश के लिए बहुत अच्छा होगा। और धीरे धीरे देश में एक प्रकार से जो समान कानून लाना है, सब नए बिजनेस के कानून लाने हैं, जीएसटी लाना है, और हर प्रकार से क्यों उनको फ्री कन्वर्टेबिलिटी करनी है, उसके लिए स्टेट साथ में हो तो बहुत अच्छा जाएगा। और महाराष्ट्र के लिए भी ये बहुत अच्छा हुआ है कि यहाँ पे परिवर्तन आया है, ताकि यहाँ पे बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके महाराष्ट्र की जनता को जो आगे बढ़ना है, महाराष्ट्र में जो यूथ है उनकी इच्छा है यहाँ पे चेंज चाहिए, और वहाँ इन लोगों को काम करने की भी इच्छा है। एजुकेशन सेंटर है पूना में, औरंगाबाद में, नागपुर में, तो इसका सबका फायदा करके बहुत ही अच्छा सरकार यहाँ पे आएगा, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, तो साफ तौर पर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में है, महाराष्ट्र में है, और जाहिर सी बात है कि ज्यादातर बैंक, ज्यादातर उद्योग बड़े यहाँ पर हैं, और उस लिहाज से महाराष्ट्र के ये इलेक्शन काफी अहमियत रखते हैं बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए। इसी पर राय लेते हैं, हमारे साथ वीके शर्मा साहब हैं। शर्मा साहब,
एग्जिट पोल के बाद ऐसा लग रहा था कि मार्केट कहीं न कहीं ये मन बना रहा था कि शायद बीजेपी बहुमत के बेहद आसपास पहुंचेगी, अपने दम पर सरकार बना लेगी या अपनी कंडीशंस पर सरकार बनाएगी, बहुत ज्यादा किसी से सपोर्ट लेने देने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इस वक्त जो नतीजों के लिहाज से जो ट्रेंड दिख रहा है, सरकार तो बनेगी बीजेपी की, शायद मुख्यमंत्री भी पक्के तौर पर बनेगा, उसमें भी डाउट नहीं है, लेकिन सपोर्ट की जरूरत शिवसेना की तरफ से या कहीं कहीं से लेनी पड़े। बाजार इन नतीजों को कैसे देखता है? जी मैं कहूँगा कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आए थे उनके पहले तो बाजार आश्वस्त था कि यहाँ पे बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है, ऐसा मन माना हुआ था। तो अब ये जो नंबर आए हैं ये उससे बेहतर हैं, हालांकि जो एग्जिट पोल ने जो दिखाए थे उससे ये खराब हैं। तो ये जो हरियाणा में जो उनको गवर्नमेंट बनेगी तो वो काफ़ी हद तक उस बात को लेके एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है वो इस नेगेटिव समाचार को। अच्छी बात यह है कि ये जिनका गठबंधन टूटने के पहले ये तो पहले ही सोचा जाना करीब तय था कि शिवसेना और बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनेगी। तो उस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि अगर हम 2 महीने पहले जाएं तो कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है। मार्केट को जो अच्छी चीज लगेगी वो ये लगेगी कि सरकार की तरफ से जो फाइनेंशियल डिसीजंस थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस थे, जो पोस्टपोन किए गए थे वो हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने गैस की प्राइसिंग को जो बताना था सितंबर के अंत तक, वो उन्होंने अब बताया है, जो मेरे ख्याल से अक्टूबर के अंत में 1 नवंबर से ये लागू हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है। तो ये दर्शाता है कि गवर्नमेंट अपने डिसीजन मोड में आ रही है। दूसरा, जो डीजल को जो बिल्कुल फ्री कर दिया गया है वो एक बड़ा डिसीजन है, तो उस दृष्टि से भी सरकार ने कदम उठाए हैं। ये दोनों ही कदम ऐसे हैं जो बाजार को प्रेरित करेंगे कि यहाँ से एक एफआईज भी अपना व्यू को चेंज करेंगे जो लगातार बेच रहे थे। आगे चलते हुए जो बड़े डिसीजंस हैं वो तो मेरे ख्याल से 2016 तक, जब तक लोकसभा का जब राज्यसभा का जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते हैं तब तक उसमें उतने डिसीजन होने बाकी हैं। लेकिन बहुत ऐसे डिसीजन हैं छोटे छोटे, जैसे अगर आप एफआईज जो हमारे यहाँ पे जो पेंशन फंड आ रहे हैं, अगर उनके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले लिया जाए, बिकॉज हमारे यहाँ पे इंसिस्ट करते हैं कि आप जितने भी जो इन्वेस्टर्स हैं उस पेंशन फंड में उनका नाम दीजिए, तो ये काफी पेंशन फंड को दिक्कत आ रही है। अगर आप ये एक रिक्वायरमेंट ही हटा दें तो बहुत ही लॉन्ग टर्म पैसा, जो मैं समझता हूं कि आपको उसके अलावा और कोई डिसीजन ऐसे भी नहीं लेने पड़ेंगे, सिर्फ एक डिसीजन से इतना पैसा आ सकता है जो एफआई की जो पूरी सेलिंग है उसको एब्जॉर्व करके नेट बायर्स बना सकता है। तो मेरे ख्याल से सरकार को ऐसे कदम उठाने हैं। और अक्टूबर का महीना वैसे भी खराब होता है। अब मैं समझता हूं कि नवंबर ऑनवर्ड्स मैं तो बाजार को अच्छा देख रहा हूं, उसमें मुझे तो कोई ऐसे डरने की आवश्यकता मुझे तो दिखती नहीं। हालांकि मार्केट ये कह रहे हैं सभी जो एनालिस्ट हैं कि भी सेल ऑन रैलीज का एक अपॉर्चुनिटी है, पर मैं समझता हूं कि मार्केट यहां से नवंबर में यहां से काफी बेहतर होगा। यानी कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, ये मानना है वीके शर्मा साहब का। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि कल बाजार फिर इन सब नतीजों को देखते हुए किस तरह से खुलेंगे, और काफी कुछ और फैक्टर्स भी हैं, ग्लोबल मार्केट्स की तेजी और साथ ही गैस प्राइसिंग का फैसला, ये भी बाजार को कल प्रभावित करेंगे। तो इन सब पर राय लेंगे और साथ ही नई सरकार किस तरह से ग्रोथ के एजेंडा को आगे बढ़ा पाएगी, इन सब पर चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट से एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरियाणा और साथ ही महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी के सरकार बनने की तरफ इशारा करते हुए दिख रहे हैं। बड़ा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन नतीजों के बाद और मजबूत होकर उभरेंगे? क्या डिसीजंस जो इकोनॉमिक ग्रोथ को फिर से ट्रैक पर लाने के लिए अभी लेने बाकी हैं उन्हें लिया जाएगा? क्या आगे और ज्यादा एक्शन होता हुआ नजर आएगा? इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी साहब, मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा जी, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर ए.के. भट्टाचार्य साहब और साथ ही वीडियोकॉन ग्रुप के सीएमडी वेणुगोपाल दूत साहब भी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले आगे बढ़े, एक राय बाजार पर लेता हूं शर्मा साहब आपसे, क्योंकि हम ब्रेक के तुरंत पहले यही बात कर रहे थे। कई सारे फैक्टर्स हैं, एक और ग्लोबल मार्केट्स बेहद मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, गैस प्राइसिंग को लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, और अब ये नतीजे, इन सबको मिलाकर कैसे देखते हैं आप? बाजार का रिएक्शन किस तरह का होगा? और सिर्फ अगर नतीजों पर बाजार को रिएक्शन देना होता तो वो कैसे होता? जी, अगर पहले दूसरा क्वेश्चन पहले लेता हूं, अगर सिर्फ नतीजों पर बाजार को अगर रिएक्शन देना होता तो इमीडिएट जो रिएक्शन था वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा नेगेटिव होता। हरियाणा तो करीब जो एग्जिट पोल के नतीजे थे उसी के हिसाब से आए हैं, और यहाँ पे जो नंबर्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़े कम आए हैं, तो उसकी वजह से नेगेटिव आता था। लेकिन सरकार ने जो दूसरे जो कदम उठाए एडमिनिस्ट्रेटिव इन नेचर, पहली बात गैस की जो प्राइसिंग
और फिर जो डीजल का फ्री करना, ये दोनों ही जो कदम हैं वो काफ़ी बड़े कदम हैं और मार्केट की इनकी अपेक्षा थी और ये पोस्टपोन हो रहे थे। तो ये जो पोस्टपोनमेंट के बाद अब लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो एक एक्शन में आई है, अपने इकोनॉमिक डिसीजन लेने के मूड में आ गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि बाजार के लिए या इन्वेस्टर्स को लौटने के लिए एक काफ़ी अच्छा रीज़न होगा और इसकी वजह से जो बाजार हैं सोमवार को नेगेटिव न खुल के पॉजिटिव खुलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हीरानंदानी साहब, आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि ये नतीजे इस लिहाज से आपको पसंद आ रहे हैं कि मुंबई में जहां बीएमसी में शिवसेना एक और बीजेपी के साथ एक पूरी उनकी यहां पर बहुमत है, लेकिन होता यह है कि लोकल बॉडीज में कोई और पार्टी है, स्टेट में कोई और है, सेंटर में कोई और है। लेकिन अब इन नतीजों के बाद एक बात तो साफ हो गई, मुंबई में लोकल बॉडीज में भी बीजेपी शिवसेना है, यहां भी बीजेपी शिवसेना और सेंटर में भी कमोबेश यही कॉम्बिनेशन है। इसका क्या इम्पैक्ट आप खास तौर से मुंबई के बिजनेस पर, मुंबई में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उन पर पड़ते हुए देखते हैं? हम ये देखा जाए तो लास्ट 10 साल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुंबई में बनना था वो बनी नहीं। मेट्रो स्टार्ट ही नहीं हुआ, क्रॉस हार्बर ब्रिज 2 बार पीछे चल गए। हमारे नई मुंबई एयरपोर्ट के लिए जरूर पृथ्वीराज चौहान ने मेहनत की, लेकिन वो निष्फल रहे। पिंजल रिवर प्रोजेक्ट जो 24/7 हमको पानी दे सकता है मुंबई के लिए, वो शुरुआत नहीं हुई। कोस्टल रोड जिसके बारे में कांग्रेस और एनसीपी में झगड़ा चल रहा था कि वो कोस्टल रोड बने या कोस्टल ब्रिज बने, नहीं तो एमएसआरडीसी में या एमएमआरडी में झगड़ा चल रहा था, वो झगड़ा के कारण ये कोस्टल रोड नहीं बनी। तो मेरे अंदाज से मुंबई का सबसे बड़ा नुकसान ये रहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं कर पाए। तो मेरे अंदाज से एक जो एम्फोसिस आ रहा है केंद्र सरकार के, गडकरी साहब के जो बीपीटी के बारे में अनाउंसमेंट के बारे में, क्रॉस हार्बर ब्रिज और ये सब मेट्रो के बारे में, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के बारे में, ये जो अनाउंसमेंट जापानीज के साथ जो करना चाहते हैं मोदी साहब, तो मेरे अंदाज से ये कॉम्बिनेशन आप देखा जाए तो मुंबई की डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऊपर हम ये उम्मीद रख सकते हैं नए सरकार से कि इसकी रफ्तार तेजी से होगी और जरूर टेक ऑफ करेगी, क्योंकि वी हैव बीन लेट डाउन, वी हैव बीन टोटली लेट डाउन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मुंबई। एंड सेकेंड, एक शिवसेना के पास एक एम्फोसिस रहा है उनके मैनिफेस्टो में कि हम स्लम्स एलिमिनेट करेंगे, और मोदी जी ने उनके मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि हम 10 साल के अंदर पूरे देश में हम स्लम एलिमिनेट करेंगे। और हमारे 50% पॉपुलेशन आज झोपड़पट्टी में रहते हैं। तो मेरे अंदाज से एक हलचल बनने वाली है, एक क्रांति बनेगी इंफ्रास्ट्रक्चर की मुंबई में। तो जरूर इसके ऊपर हमारे जो बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है या पर्सनल बिजनेस है या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें जरूर एक इम्प्रूवमेंट हम उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मुंबई में डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होना जरूरी है और अब ये बढ़ता हुआ नजर भी आएगा। लेकिन दूध साहब, यही सिचुएशन महाराष्ट्र की भी है काफी हद तक। नए इंडस्ट्री यहां पर लगते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, दूसरे राज्यों में काफी हद तक नया निवेश आता हुआ दिख रहा है। महाराष्ट्र हालांकि पहले से डेवलप्ड है, लेकिन जिस तरह से दूसरे राज्यों में अब कॉर्पोरेट्स जा रहे हैं, वहां इंडस्ट्री लगाना प्रीफर कर रहे हैं, वैसा माहौल पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र में नजर नहीं आ रहा है। क्या लगता है आपको, सेंटर और स्टेट में दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार होने के बाद क्या कुछ बदलाव आता दिखेगा इस सिचुएशन में? महाराष्ट्र ने पहले इस बात में ध्यान में नहीं दिया, डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्रीज जिसे कहते हैं, इंडस्ट्री बॉम्बे पुणे बेल्ट से लेके इसको आगे लेके जाए, विदर्भ में लेके जाए, मराठवाड़ा में लेके जाए, मराठवाड़ा में भी नांदेड़ वगैरह सिटी में इसका स्प्रेड करे, वो सिटी भी बहुत बड़ी बन जाए, और विदर्भ में भी नागपुर छोड़ के गोंदिया वगैरह ऐसी जगह पे ये इंडस्ट्री जानी चाहिए थी, पर उनके डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया ही नहीं कभी। और ये सोचते गए कि हमारा महाराष्ट्र का जीडीपी अच्छा है, हम सब स्टेट से आगे है और बॉम्बे के कारण हमारा डेवलपमेंट इतना अच्छा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। पर ये जब बाकी स्टेट जो है, बाकी स्टेट अब अपने, जैसे मैंने ये देखा तमिलनाडु में मदुराई के डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं और वहां स्टेट गवर्नमेंट काफी फायदा दे रही। उनका यही कहना है कि सिर्फ चेन्नई में मत रहो, बाहर जाओ, पूरा स्टेट डेवलप करो। ये चीज महाराष्ट्र में हुई नहीं है और ये चीज होना बहुत जरूरी है। और डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्री के साथ डिस्पर्सल ऑफ
जो वेल्थ है वो भी होनी चाहिए, वहां पे भी लोग तैयार होने चाहिए। वो महाराष्ट्र में यहाँ पे हो नहीं रहा है, सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट हो रही है, वहीं पे प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं और वहीं पे इंडस्ट्री लगती जा रही है। तो इसके लिए नई सरकार जो आएगी वो सबसे पहले कदम उठाएगी कि इस बैलेंस ग्रोथ हो, और बैलेंस ग्रोथ करके ये स्टेट फिर तो आगे हर बात में है ही। आप देखिए एग्रीकल्चर में आगे है, फिर उसके बाद सर्विस इंडस्ट्री में भी बहुत आगे है। पूना जैसे में आईटी पार्क कितने भी लगाओ, औरंगाबाद में लगाओ, नागपुर में लगाओ, आईटी पार्क चलते रहेंगे। और इस प्रकार से सर्विस इंडस्ट्री आगे जाने के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन भी महाराष्ट्र में सबसे पहले हुआ था। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे जैसे शहर पंडित नेहरू ने खुद ध्यान दे के बनवाए थे, उसके डेवलपमेंट के लिए कोशिश की थी। उसके बाद यहाँ पे इतनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई नहीं। तो पूरे महाराष्ट्र में जितने भी बड़े बड़े शहर है उसका डेवलपमेंट करने का काम भी ये नई सरकार करेगी। और महाराष्ट्र में एक पहले बताया गया था कि बम्बई जल्दी ही शंघाई जैसी हो जाएगी, पर इसमें कुछ हुआ नहीं। सब आप देख ही रहे कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है और सब प्रकार के प्रॉब्लम यहाँ पे महाराष्ट्र में है। इसके बाद इसके पास किसी ने अभी तक ध्यान ही नहीं दिया। नई सरकार जब ये अभी इनको काम करना है तो सबसे पहले काम इसी में करेंगे। और रेवेन्यू तो यहाँ पे आता ही है, रेवेन्यू का पूरी तरह से जो है उसका एक्सपेंडिचर करना है, वो ठीक से अगर किया तो यहाँ सब कुछ है, यहाँ कुछ भी कम नहीं है। और इसका उपयोग करके महाराष्ट्र आगे जा सकता है और देश को भी आगे लेके जा सकता है। देखिए प्रधानमंत्री जी भी महाराष्ट्र में कई बार आए हैं, उनका भी महाराष्ट्र के पास एफिनिटी बहुत ज्यादा है, तो दिल्ली से भी काफी मदद रहेगी। और ये सब सोच के हम यही सोचते हैं कि अब महाराष्ट्र आगे जाएगा और देश में भी अभी अच्छा वातावरण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने अभी मैंने पढ़ा एक जगह कहा है कि उनको 5 साल ही है सिर्फ, और 5 साल में रोज के 5 डिसीजन लेने हैं, मतलब रोज के 5 डिसीजन वो लेने वाले हैं। जैसे ये इंस्पेक्टर राज खत्म किया 4 दिन पहले, उसके बाद ये ऑयल की पॉलिसी आई, गैस की पॉलिसी आई, और हर प्रकार का जो लिबरलाइजेशन करना चाहिए वो लिबरलाइजेशन भी कर रहे हैं, कंट्रोल भी रख रहे हैं और एक फाइनेंशियल स्ट्रिक्टनेस भी लेके आ रहे हैं। इसमें जो इसका फायदा मुंबई को सबसे ज्यादा होगा, महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इसलिए हम ये सोच के चलते हैं कि महाराष्ट्र बहुत आगे जाने वाला है। ये इलेक्शन बहुत अच्छी हुई है और बाजार के लिए भी ये बहुत अच्छा सपोर्ट है कि अब स्टेट में, दोनों स्टेट में, हरियाणा भी कोई कम नहीं है, हरियाणा भी बहुत आगे गया हुआ है। गुड़गांव वगैरह जैसे वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे हुई है, वैसी सब देश में हो सकती है। यही संकेत इस इलेक्शन से मिलता है और हम यही चाहते हैं कि बाजार के ऊपर इसका बहुत अच्छा असर आएगा, कल देखने को मिलेगा। मैं एक बात एडिशनल कहना चाहता था, दूध साहब ने कहा उसके बारे में। एक महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी है उनको, क्योंकि मुंबई शहर में अंबानी साहब रहते हैं, टाटा रहते हैं, बिरला लेते हैं, ये सब उद्योगपति यहां रहते हैं, तो उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस रहा है कि वो यहां तो इन्वेस्टमेंट करेंगे ही। आप उनको मारे पीटे, सहानुभूति नहीं दें, उनके तकलीफों के नहीं सुने, फिर भी वो यहां रह कुछ करेंगे क्योंकि वो वहां यहां रहते हैं और उन्होंने इन्वेस्ट यहां किया है। लेकिन आज की तारीख में उनको ये नहीं दिखता है कि और स्टेट्स भी कंपटीशन में है। वो बोलते हैं अच्छा वहां गए 4 फैक्ट्री अहमदाबाद चले गए या चेन्नई चले गई तो क्या हो गया, हमारे पास 3 तो आए हैं ना। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि ये जो रफ्तार से दूसरे जगह प्रगति हो रही है या डेवलपमेंट चल रहा है, उसके कारण यहाँ की जो ग्रोथ होनी चाहिए थी वो नहीं हुआ है। तो मेरे अंदाज से नई सरकार को यही देखना है स्टेट के सरकार के लेवल पर कि जो ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन को जो ओवर कॉन्फिडेंस रहा है मुंबई के बारे में, ये कैन यू इमेजिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है वो 3rd रेट हो गया है और हम ये समझते हैं कि मुंबई का उद्योग इतना अच्छा है। जब आपके इंफ्रास्ट्रक्चर बुरा होगा तो लोग यहां से चले जाएंगे, गुड़गांव जाएंगे, चेन्नई जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे, और जगह जाएंगे, नहीं जाएंगे पुणे में भी जा सकते हैं, जैसे साहब ने कहा औरंगाबाद जाएंगे। लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस रहा है बिकॉज गुड ओल्ड डेज में हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था
और उसके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण मैं समझता हूं कि ये सरकार को जानी पड़ी। वो ये है कि उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस रहा कि ये लोग कहां जाएंगे। बिल्कुल। तो आई थिंक दिस इज द रीजन दैट वी नीड टू डू इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर दिस टाइम। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रेज किया है कि मुंबई को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया गया है, और ए.के. भट्टाचार्य साहब, इस पर आपसे राय लूंगा कि क्या इन नतीजों के बाद महाराष्ट्र की कॉम्पिटिटिवनेस फिर से लौटती हुई दिखेगी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद क्या देश में औद्योगिक ग्रोथ की रफ्तार बढ़ेगी, इस पर हमारी खास चर्चा। हमारे साथ हैं हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी साहब, मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा जी, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर ए.के. भट्टाचार्य साहब, और साथ ही वीडियोकॉन ग्रुप के सीएमडी वेणुगोपाल दूत साहब भी। भट्टाचार्य साहब, जो ब्रेक के पहले हीरानंदानी साहब ने एक बड़ा मुद्दा उठाया कि कहीं न कहीं लोग महाराष्ट्र के बजाय दूसरे राज्यों को प्रीफर कर रहे हैं नए उद्योग लगाने के लिए। ऐसी सिचुएशन हरियाणा के साथ जोड़कर देखी जा सकती है, जहां पर भी दिल्ली के नजदीक होने का काफी कुछ फायदा मिला और वहां पर भी काफी कुछ विकास होता हुआ दिखा है। अब क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जगह सेम होगी? क्या इन दोनों राज्यों में औद्योगिक विकास फिर से बढ़ने की संभावनाएं बढ़ती है? क्या यहां पर अब एक कॉम्पिटिटिवनेस जो जा रही थी वो फिर लौटती हुई दिखेगी? देखिए, नए सरकार के आने से ये तो साफ बात है कि जो औद्योगिक विकास का जो रफ्तार है वो बढ़ सकती है, क्योंकि नई सरकार होगी, नई सरकार की नई उम्मीदें होंगी, नई ख्वाहिशें होंगी, नई प्रॉमिसेस होंगी, वादा करेंगे वो लोग। तो महाराष्ट्र की जो विकास की जो प्रगति है वो बढ़ना एकदम मुमकिन है, इसके बारे में तो कोई दो राय नहीं है। पर आपको ग्राउंड रियलिटी भी देखना चाहिए। ये जो सरकार जो है ये एक बहुत ही एक यूनिक सरकार बनेगी, क्योंकि ये सरकार, पहली बात तो है कि बीजेपी की बहुमत सरकार नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो सरकार जो बनने वाली है मोस्ट प्रोबेबली ये शिवसेना के साथ ही बनेगी। अगर शिवसेना के साथ बनेगी ये सरकार एक गठबंधन सरकार है, पर ये इलेक्शन के बाद ये गठबंधन हुई है, इलेक्शन के पहले वो गठबंधन नहीं है ये। तो ऐसे सरकार, जो सरकार इलेक्शन के बाद के गठबंधन से बनती हैं, वो सरकार की जो दृढ़ता जो होती है, मजबूती जो होती है, उसमें काफ़ी शंका पैदा होती है। तो हालांकि महाराष्ट्र के निवासी, महाराष्ट्र के उद्योगपति बहुत आशान्वित होंगे कि नई सरकार आएगी, प्रगति बढ़ेगी, सब विकास बढ़ेगा, पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये सरकार एक इलेक्शन के बाद गठबंधन वाली सरकार है, जहाँ पे शिवसेना कुछ बातें कहेंगी, वो बातें बीजेपी को माननी पड़ेंगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, क्या कमिटमेंट्स देते हैं बीजेपी शिवसेना को, क्या कमिटमेंट शिवसेना बीजेपी से लेती है सरकार बनाने के पहले, वो काफ़ी कोalition कंपल्शन जो यूपीए की बहुत एक बड़ी कमी थी, वो कोalition कंपल्शन हमें बहुत ज़्यादा दिखने की शंका है इस सरकार से। तो हम आशा कर सकते हैं नई सरकार में काफ़ी एक प्रगति होगी, प्रगति की एक जो गति है वो बढ़ेगी, पर जो ग्राउंड रियलिटी है उसको भी हमें नज़रअंदाज नहीं कर देना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन शर्मा साहब, बाजार के लिहाज से अगर तो हम ये मान रहे थे कि एक बार इलेक्शन के जब तक इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सरकार के लिए बड़े फैसले लेना मुश्किल होता है, जाहिर सी बात है। अब यहाँ से नियर फ्यूचर में नेक्स्ट जो बड़ी इवेंट शायद सरकार के लिए होगी वो बजट होगा। तो क्या ये समझना ठीक होगा कि अब से लेकर बजट तक काफी बड़े फैसले सरकार की तरफ से आते हुए दिखेंगे? मैं कह रहा हूं कि अपना पहले भी कहा कि जो सरकार अभी वापस प्रोएक्टिव हो गई है और वो सब कदम उठाने बाकी जो उन्होंने नहीं उठाए हैं अब उनको एक एक करके उठाएंगे। तो बाजार का, सरकार का ये दौर जो हम अगले बजट तक देखेंगे एक डिसिसिव होगा, डिसीजन मेकिंग होगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा असहमत हूं भट्टाचार्य साहब से कि इस वक्त अगर हम ये गठबंधन तो हमारी राजनीति का एक अटूट मतलब एक चीज है जो सेंट्रल में तो खत्म हो गया लेकिन बाकी जगह पर भी स्टेट गवर्नमेंट्स में आगे हो सकता है, चल सकता है। तो इसमें बीजेपी अगर पहले जो अगर अब पहले बीजेपी प्लस शिवसेना का अगर गठबंधन यहाँ पे चलता था उसी हिसाब से इलेक्शन लड़ते थे तो उसमें बीजेपी एक उतना बड़ा पार्टनर नहीं होता था
जितना अब बन के आएगा, बिकॉज वो अपनी स्ट्रेंथ के बलबूते पे कि हमने ज्यादा एमएलएज लेके आए हैं, तो उसकी वजह से मैं ये कहूंगा कि ये जो गठबंधन होगा ये स्ट्रॉन्गर होगा। पहले जो बनता था उसके बनिस्पत ये अभी जो गठबंधन होगा जिससे बनेगा वो स्ट्रॉन्गर होगा, और उस दृष्टि से कैपेबिलिटी जो एनवायरनमेंट है सेंट्रल में गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में अगर सेम हो तो डेफिनेटली आप बेहतर काम कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक पॉजिटिव होगा, किसी भी वजह से नेगेटिव समाचार नहीं है बंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए और पूरे देश के लिए। दूध साहब, यहाँ पर दूध साहब के पास आऊं उससे पहले भट्टाचार्य साहब एक सवाल और आपसे लेना चाहता हूं। अब सरकार के लिए आपने चूंकि कहा कि एग्जीक्यूटिव डिसीजंस फटाफट हो सकते हैं, पॉलिसी डिसीजन रिफॉर्म्स के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है जब तक कि राज्यसभा में 2016 में जाकर क्लियर कट मेजोरिटी बीजेपी के पास ना आए। ऐसे में वो कौन से एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं जो आप देख रहे हैं फटाफट सरकार को अब ले लेने चाहिए? देखिए, जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन जो कल लिए गए थे वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है, पर जो डीजल प्राइस जो रिफॉर्म हुआ है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में डीजल का ही हुआ है। अभी आपको केरोसिन का प्राइसिंग डिसीजन के बारे में सोचना पड़ेगा। एलपीजी के जो आपके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आपने जो आधार का इस्तेमाल करके जो एक सब्सिडी को आप बिलो पॉवर्टी लेवल की फैमिलीज को आप रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं, अभी भी आपका एलपीजी का जो सब्सिडी है वो बहुत ही ज़्यादा है, उसका डिसीजन लेना पड़ेगा आपको। फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है आपका, उससे ही जो आपने जो गैस प्राइस बढ़ा दिए हैं उससे फर्टिलाइजर सब्सिडी बढ़ जाएगी। नाउ जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो एक रेजीम जो यूपीए सरकार ने चालू किया था, उसका जो एक्सटेंशन यूरिया में जाने वाला था वो अभी गया नहीं है। तो काफ़ी ऐसे डिसीजन जो हैं जो एग्जीक्यूटिव डिसीजन सरकार ले सकती है। एंटायर जो आपकी जो फूड प्रोक्योरमेंट का जो पॉलिसी जो है उसमें 2-3 डिसीजन अच्छे लिए गए हैं, पर उस डिसीजन को आपको और भी एक्सटेंड करना है डिफरेंट स्टेट्स को, जिससे कि इशू प्राइसेस जो फूड ग्रेन की इशू प्राइसेस जो हैं उसको आपको थोड़ा बहुत फ्री करना है, जिससे कि सरकार की जो 1,15,000 करोड़ की सब्सिडी जो है उसमें थोड़ी बहुत रुकावट आए, कंटेनमेंट आए, जिससे कि सरकार की जो वित्तीय घाटा जो है उसमें जो अंकुश पहुंचे। तो काफ़ी ऐसे डिसीजन हैं जो सरकार अभी भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले सकती है, और लेजिस्लेटिव डिसीजन जो मैंने कहा कि वो राज्यसभा के बहुमत मिलने के बाद ही संभव हो सकता है, उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। पर एग्जीक्यूटिव डिसीजन काफ़ी ऐसे हैं जिससे कि सरकार के अगले 2-3 महीनों में, 3-4 महीने में उसके जो अच्छे आपके बेनिफिट्स मिल सकते हैं। दूध साहब, सवाल आपसे भी इसी लाइन पर कि आपको लगता है कि सरकार अब ज्यादा फास्ट, ज्यादा मजबूत, ज्यादा बोल्ड फैसले ले पाएगी, और यदि हाँ तो तुरंत ऐसे कौन से फैसले जो सरकार ले सकती है? एक तो मैं आपको बता दूं कि सरकार फैसले बहुत जल्दी जल्दी लेंगी। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा है कि वो रोज के 5 फैसले करने वाली है। और एक बात देखिए, इस इलेक्शन के टाइम में प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पे कम से कम 30 बार आके गए। उनकी आवाज में जादू है, जादू थी, और उसके कारण इतने अच्छे वोट मिले हैं। कुछ जनता को उन्होंने भरोसा भी दिलाया है। तो दिल्ली से सीधा वो यहाँ भी जितना बेनिफिट महाराष्ट्र को देना चाहिए उतना देंगे, और उसका फायदा महाराष्ट्र को भी होगा, और सरकार ने भी जो अब डिसीजन लेना है सरकार को वो जल्दी जल्दी कर ही रहे हैं। एक बात ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर खुद यूएसए जाके आए, जापान जाके आए, और यहाँ पे चाइना के प्राइम मिनिस्टर आके गए। उनके साथ बात करते हुए उन्होंने ये जताया कि इंडिया फ्लेवर जो है, इंडिया इफोरेजिया है वर्ल्ड में, वो कमती होते गया है, पर अब मोदी जी खुद उसको हाथ में लेंगे, प्रधानमंत्री जी खुद हाथ में लेंगे। इंडिया फ्लेवर बढ़ेगा। इंडिया फ्लेवर ऑल ओवर द वर्ल्ड जैसे ही बढ़ेगा तो बंबई और महाराष्ट्र की जो स्थिति है, वैसे गुड़गांव की जो स्थिति है हरियाणा की, ये दोनों ही स्टेट जो है वो देश के लिए बहुत महत्व के है, और उनकी भी बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। यहाँ भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से लगा के हर प्रकार की डेवलपमेंट होगी। और मैं फिर से कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी खुद यहाँ पे ध्यान देंगे, और उसके कारण यहाँ पे जो 15 साल में काम नहीं हो पाए, जो हो सकते थे पर फिर भी नहीं हो पाए, वो सब काम अब होंगे। और देश के लिए एक बहुत अच्छा सुवर्ण मौका है कि महाराष्ट्र एक बार फिर से नंबर 1 में आने के बाद
बाद महाराष्ट्र के पास देख के, महाराष्ट्र में जो इंटेलेक्चुअल पावर है, इतनी बड़ी यूथ पावर है, वो सब देख के यहाँ पे जो डेवलपमेंट होगी उसका उपयोग ऑल ओवर इंडिया में भी किया जाएगा। और मोदी सरकार जो वहाँ पे दिल्ली में कर रही है उसका फायदा महाराष्ट्र में होके महाराष्ट्र अब आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र में भी आगे ग्रोथ की संभावनाएं बढ़ेगी, सरकार की तरफ से बेहतरीन फैसले होते हुए नजर आएंगे। ये राय आती हुई हमारे एक्सपर्ट्स की लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर हमारी खास चर्चा। हमारे साथ हैं हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी साहब, मार्केट एक्सपर्ट वीके शर्मा जी, बिजनेस स्टैंडर्ड के एडिटर के AK भट्टाचार्य साहब और साथ ही वीडियोकॉन ग्रुप के CMD वेणुगोपाल दूध साहब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भट्टाचार्य साहब, एक बड़ा मुद्दा इस इलेक्शन में कुछ हद तक ये भी रहा, और जिस तरह से पुराने मुख्यमंत्रियों ने भी बात की, करप्शन काफी था, प्रोजेक्ट से अप्रूवल नहीं हो रही थी, काफी हद तक लटके हुए थे मामला, हर जगह कहीं न कहीं फाइल्स अटक जाती थी। ये पूरा माहौल था हरियाणा में भी और काफी हद तक महाराष्ट्र में भी। क्या लगता है आपको, क्या एक नीट एंड क्लीन गवर्नमेंट बनती हुई नजर आ रही है आपको, जो कि खास तौर से उद्योगपतियों का, कारोबारियों का ध्यान रख सके, और जो कुछ भी दिक्कतें पिछली सरकार में पिछले 10 से 15 साल में यहां पर दोनों राज्यों में हुई है, उसका निराकरण हो पाएगा? देखिए, ये जो इलेक्शन जो हुआ है, इस हरियाणा की बात कर रहे हैं या महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, दोनों सरकार में एक काफ़ी तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो थी कि आप अगर 15 साल से सत्तारूढ़ हैं, 10 साल से अगर सत्तारूढ़ हैं हरियाणा में, तो उससे जो एक इनकम्बेंट सरकार जो होती है उसको एक डिसएडवांटेज तो होता ही है। दूसरा बात जो ये है कि ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप, हरियाणा गवर्नमेंट में रियल्टी से बात कर रहे हैं, रियल्टी की बात कर रहे हैं, या महाराष्ट्र में आदर्श का घोटाला हुआ, सब कुछ हुआ, तो उससे लोगों को तो काफ़ी एक डिमांड है, लोगों का एक्सपेक्टेशन है, आशा है कि जो नई सरकार जो आएगी वो भ्रष्टाचार मुक्त हो। तो पर सरकार को ये भी देखना है कि भ्रष्टाचार क्यों होता है। अगर आप एक इकोनॉमिक रीज़न इसका खोजें कि क्यों भ्रष्टाचार होता है किसी देश में, किसी समाज में, इसका कारण ये है कि जो सिस्टम जो है, सिस्टम को हमने अभी रिफॉर्म नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से नई सरकार को सबसे पहले ये देखना होगा, जो सिस्टम पिछले 15 साल, 20 साल, 30 साल से चली आ रही हैं, उस सिस्टम को ये किस तरह से उसको रिफॉर्म करें, जिससे कि ह्यूमन इंटरफेस जो है वो कम हो जाए, जो डिस्कशन जो है, डिस्कशन को कम करके नॉन ट्रांसपेरेंट, नॉन इंटरफेयरिंग, प्रोसीड्यूर बेस्ड सिस्टम को लागू करके जो भ्रष्टाचार की जो आपने जो बात कही उसको अटैक किया जा सके। उसी से मेरे ख्याल से ये सरकार जो इलेक्शन और जो वोटर्स के जो एक एक्सपेक्टेशन जो है, आशा को वो एक दे कैन लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा, और ये अगर चैलेंज अगर नहीं मीट कर सकती ये नई सरकार, तो मेरे ख्याल से जो वोटर्स जो हैं वो ज़्यादा समय कोई सरकार को इस जमाने में नहीं देगी, जिससे कि भ्रष्टाचार चलती रहे पर सरकार कायम रहे। बिल्कुल। एक इसमें इंटरव्यू करना चाहता हूँ, साहब ने कहा वो बहुत सही है। आप देखेंगे कि लास्ट 10-15 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका परसेंटेज इतना बढ़ गया है और 10 गुना हो गया है। तो जो लोग छोटे अमाउंट से सेटिस्फाई होते थे, अब इतनी उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एक ऑफिसर करोड़पति एक हफ्ते में होते रहते, एक हफ्ते में एक ऑफिसर करोड़पति बनता है। तो इतनी भ्रष्टाचार हो रही है कि जब तक आप डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड रिडक्शन ऑफ द इंस्पेक्टर सिस्टम नहीं हो जाएंगे, जैसे केंद्र सरकार में मोदी साहब करना चाहते हैं, आप प्रगति नहीं कर सकते। और जो आगे हुआ है उसको हम देख के इसको रद्द करना ही बहुत जरूरत है ये नए सरकार को। और जो सेंट्रलाइजेशन, ओवर सेंट्रलाइजेशन किया, जहां फाइल जाने की जरूरत ही नहीं थी मुख्यमंत्री के पास, वहां फाइल ऊपर तक चले जाते थे और वहां अटक जाते थे।
तो मेरे अंदाज से एक डिसेंट्रलाइजेशन की ऑफ पावर्स भी जरूरत है, और जो नीचे लेवल्स पर जितने कंट्रोल्स बढ़ाए गए हैं, आज एक मकान को शुरुआत करने के लिए आपको 52 से 60 परमिशन लेने पड़ते हैं, और वो भी स्टेजेस में, वो भी 5 स्टेजेस पर आपको अलग अलग परमिशन लेने पड़ते हैं। तो मेरे अंदाज से ये जब तक आप निकालेंगे नहीं, तो आपको अफोर्डेबल हाउसिंग तो छोड़ दो, आपको प्रगति नहीं हो सकती। तो मेरे अंदाज से नए सरकार के पास एक चैलेंज है कि वो जब तक, जैसे साहब ने कहा अभी, जब तक ये करप्शन मुक्त नहीं करें या मिनिमाइज कर दें। करप्शन तो हर एक देश में होता होगा, लेकिन जो हद तक हो गया है उसको कम तब तक नहीं करें और उनको एक लेवल पर नहीं लाएं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये स्टेट में प्रगति हो सकती है। बिल्कुल, तो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से साफ तौर पर है कि ज्यादा से ज्यादा अप्रूवल जो लेनी पड़ती है उसे थोड़ा सा ठीक किया जाए और करप्शन का लेवल कम होना बेहद जरूरी है। लेकिन शर्मा साहब, आपको लेता हूं इस चर्चा में, चूंकि आप हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं और पिछले 2-3 साल में हमने देखा हरियाणा में इंडस्ट्री को बड़ी दिक्कतें हुई है। लेबर को लेकर जिस तरह के झगड़े होते हुए दिखे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो कि हमारे हिंदुस्तान का पूरी दुनिया भर में प्रतिनिधित्व करती है, मैसेज गलत जाता है। क्या लगता है आपको, क्या इस तरह की दिक्कतें अब सुधरती हुई नजर आएगी? जिस तरह से सरकार ने इरादा जताया है, हमने देखा कि अब लेबर लॉस को ईज करने की जो बात की जा रही है। मेरे ख्याल से इसकी जो मेन जो रीजन था इंडस्ट्रियल डिस्टर्बेंस का, वो हरियाणा एक शांतिप्रिय प्रदेश है, लेकिन इसके अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसका फायदा उठा रही थी। तो मैं समझता हूं कि अब अगर स्ट्रांग एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो सेंट्रल में और स्टेट के अंदर सेम गवर्नमेंट होगी, तो यहाँ पे बेहतर इस तरह के इंसिडेंट्स आपको कम देखने को मिलेंगे। और कोई वजह नहीं कि मारुति को हरियाणा छोड़कर कहीं और जाना पड़ता था, गुजरात का एडवांटेज हुआ, उसमें ये अलग बात है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हमको कम देखने को मिलेंगे, इसमें ये बात तय है। तो एक इंडस्ट्रियली हरियाणा और बेहतर आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं जो देखना चाहूँगा वो ये कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, वहाँ की जो सेक्स रेशो है मेल फीमेल की, वो अभी वन ऑफ द सबसे बिगड़ी हुई है। करीब 877 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स के लिए। तो मैं ये चाहूँगा, एक हरियाणा प्रदेश का एक नागरिक, मैं मेरी सिटीजनशिप वहाँ की है, उसके नाते तो यहाँ पे मैं इम्प्रूवमेंट देखना चाहूँगा कि फीमेल चाइल्ड के लिए वहाँ पे क्या होता है और क्या इस सेक्स रेशो में ये सरकार इम्प्रूवमेंट कर सकती है क्या। और तीसरा ये कि जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हरियाणा का हुआ है, वो अगर हम देखें तो सोनीपत, बहादुरगढ़, फरीदाबाद और गुड़गांव, ये जो नेशनल कैपिटल रीजन के जो हिस्से हैं वहीं पे हुआ है। और यहाँ पे क्या, तो अगर जो नई जो सरकार आएगी उसको मैं इस ढंग से नापना चाहूँगा कि कितना इंडस्ट्री प्रोडक्ट जो आपका डेवलपमेंट है वो यहाँ से बाहर लेके जा सकते हैं। क्या आप महेंद्रगढ़ जैसे ज़िले को, रेवाड़ी को या फिर जींद को आप वो ऊपर लाना चाहेंगे, या किस हद तक वहाँ पे इंडस्ट्री लेके आ सकते हैं? मेरे ख्याल से ये एक देखने वाली बात होगी। ये इंटरेस्टिंग बात दिख रही है शर्मा साहब की, आपकी गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, इतने सारे राज्यों पर गहरी पकड़ है। लेकिन दूध साहब, एक बात जो साफ निकल कर आ रही है, जो हीरानंदानी साहब भी कह रहे हैं और जो भट्टाचार्य साहब ने भी कहा, एक बड़ी दिक्कत जो है कॉर्पोरेट्स को वो है ईज ऑफ बिजनेस की, और जिस पर लगातार प्रधानमंत्री अपनी फोकस बना रहे हैं कि काम करने का एक आसान प्लेटफॉर्म सारे इंडस्ट्रिस्ट को दिया जाए। क्या लगता है, ये इलेक्शन के नतीजे इस दिशा में सरकार को और अच्छी ताकत देने वाले हैं? क्या आपको लगता है मोदी सरकार की तरफ से अब दमदार एक्शन का वक्त आ गया है? मोदी सरकार के मैनिफेस्टो में ही है कि वन विंडो पॉलिसी रहेगी। तो वन विंडो पॉलिसी जो एक बार शुरू हो गई तो आपको फॉर्म तो उतने ही देने होंगे, पर वो कंप्यूटराइज होगा और एक ही विंडो में दे दे, वहीं से ठीक हो जाएगा। और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक ही विंडो में सॉल्व हो जाएगा। ऐसी पॉलिसी आई रही है, पर वो लेके आने में काफी दिक्कत है, उसमें काफी प्रोसीजरल डेवलपमेंट है, कानून का भी काफी सहारा लेना होगा। तो ये सब लेके कम से कम 6-8 महीने में मुझे ऐसे लगता है कि ये पॉलिसी अपने देश में आने वाली है। वर्ल्ड ओवर आप कहीं भी जाओ, सब G7 कंट्रीज में देख लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर करना है तो कोई ज्यादा फॉर्म नहीं देने पड़ते, और जो भी फॉर्म देने पड़ते हैं वो नेट के द्वारा देने पड़ते हैं। यहाँ भी इंटरनेट के थ्रू कई फॉर्म देने की व्यवस्था हुई है और महाराष्ट्र सरकार इसमें आगे जाएगा। आपको जो हीरानंदानी साहब ने कहा कि फॉर्म देने पड़ते हैं, करना पड़ता है, तो वो फॉर्म सब अभी इंटरनेट से डाउनलोड करके वहीं से आप दे दो
और उसके ऊपर हाँ नहीं इमीडिएट ऑफिसर का जवाब आ जाएगा। ये पॉलिसी जो आने वाली है दिल्ली में, वही पॉलिसी महाराष्ट्र में, हरियाणा में भी आएगी। तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा और इसके कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे जो नहीं हो रहा है वो होगा। और फिर से एक बार मैं बता दूं कि डिस्पर्सल ऑफ इंडस्ट्री करके सरकार ने 1975 में पॉलिसी निकाली थी, पर इसके ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जो आए वो सब यहाँ जहाँ डेवलपमेंट पॉसिबल है वहां करे, पर जहाँ डेवलपमेंट नहीं गई है, लातूर में नहीं गई है, महाराष्ट्र में गढ़चिरौली में नहीं गई है, वहां डेवलपमेंट लेके जाए, वहां के लोगों की सुधार करे, वहां के लोगों की जीडीपी बढ़ाए। इसके पास जब सरकार ध्यान देगी तो आप देखेंगे 5 साल में महाराष्ट्र कहीं से कहीं चला जाएगा। और इसी की उम्मीद से लोगों ने नई सरकार चुनी है और जरूर ये सरकार वो काम करेगी। और जो आपने फिर से जो कहा है कि यहाँ पे कम से कम रेड टेपिज्म चाहिए, तो रेड टेपिज्म यहाँ होगा है, दिखेगा ही नहीं आपको। 5 साल 3-4 साल में ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि आपके हाथ में मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, उससे आप फॉर्म भरते जाइए और काम होते रहेगा, यही मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, तो साफ तौर पर इंडस्ट्री के दिग्गज और बाजार के एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ये चुनाव के नतीजे जो कि हरियाणा में बीजेपी को साफ बहुमत दे रहे हैं और साथ ही महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनने के जो संकेत दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार के हाथ और मजबूत करेंगे। जाहिर सी बात है कि सरकार एक्शन में आती हुई दिख रही है, ये एक्शन और बढ़ता हुआ दिखेगा पॉलिसी के फ्रंट पर, ग्रोथ के फ्रंट पर और बड़े फैसले लेने की सरकार की मंशा पर आगे और ज्यादा बल मिलता हुआ नजर आएगा। इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए के भट्टाचार्य साहब, वीके शर्मा साहब, वेणुगोपाल दूत साहब और साथ ही निरंजन हीरानंदानी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास शो में मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।